एआई का जमाना है। एआई आ गया है। एआई कोड लिख रहा है। एआई डिजाइन बना रहा है। एआई एनालिसिस कर रहा है। एआई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। जो काम पहले डिग्री लेकर होता था, वो आज अब एक प्रॉम्प्ट से हो रहा है। तो एक सवाल उठता, अब इंसान की वैल्यू क्या है? जवाब एक ही है, पीपल स्किल्स। एआई किसी का दिल नहीं जीत सकता। एआई किसी का ट्रस्ट नहीं बना सकता। एआई किसी रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकता। जो इंसान लोगों को समझता है, लोगों से कनेक्ट करता है, लोगों को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करने का जज्बा रखता है, वही इंसान एआई के जमाने में भी इरिप्लेसेबल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का कहना है कि आने वाले सालों में सबसे ज्यादा डिमांड होगी क्रिटिकल थिंकिंग की, कम्युनिकेशन की और ह्यूमन कनेक्शन की। क्या आपने कभी डेल कार्नेगी का नाम सुना है? उसकी एक किताब थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो दुनिया में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। सॉफ्ट स्किल्स की ओजी बुक। जो नेटवर्किंग होती है, उसकी शुरुआत, उसकी हर बुक की नींव जो है वो उसी बुक पे रखी गई। उसके नियमों का इस्तेमाल करके, डेल कार्नेगी के बताए हुए नियमों का इस्तेमाल करके लोगों ने पैसा कमाया, पावर अचीव की, फेम पाई, रिश्ते बनाए, और ये सब जो मिला वो मिलता है सही पीपल स्किल से। जो डेल कार्नेगी 1936 में कह रहे थे, वो आज 2026 में और भी ज्यादा सच है, और भी रेलेवेंट सच है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो डेल कार्नेगी से भी पुरानी है, जो डेल कार्नेगी से भी डीपर है, इन ए वे जो डेल कार्नेगी का बाप है, और उसका नाम है पंचतंत्रा। 2500 साल पुरानी किताब है, संस्कृत में लिखी गई थी। मैंने पिछले कुछ महीनों में पूरा पंचतंत्र पढ़ा और मेरा दिमाग उड़ गया। मैं पहले भी पंचतंत्र से इंस्पायर हुआ था। अपनी 3 किताबों में, सॉफ्टवेयर्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड द गेम कॉल्ड लाइफ में, मैंने पंचतंत्र की कुछ कहानियों को इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार पूरा पंचतंत्र, 5 तंत्रास, सभी स्टोरीज पढ़ी, सभी में से लेसन्स निकाले और सभी में से उसको आज की रेलेवेंस के आंख से देखा, और एक बात समझ में आई कि यह बच्चों की कहानियां नहीं है, यह लाइफ की ट्रेनिंग है। लोगों को समझना, अलायंस बनाना, दुश्मन को पहचानना, जो मिले उसे संभालना और सोचकर काम करना, बुद्धि से काम करना, यही है पंचतंत्र। और यही है एआई के जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर। पंचतंत्र पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है। ये वीडियो लंबा है, लगभग 70-75 मिनट का होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये 70-75 मिनट आपकी लाइफ के सबसे वैल्यूएबल 70-75 मिनट होंगे। तो चलिए, पंचतंत्र की इस जर्नी में आपका स्वागत है। अगर यह आपको वैल्यूएबल लगे तो इसे आप और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिनकी आप परवाह करते हैं, ऐसे लोगों से शेयर करें। और आपके मन में कोई भी थॉट जो आता है वो कमेंट में जरूर लिखें।
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका बताऊं, था क्या कि बहुत साल पहले एक राजा था, समझो जैसे आज का मुकेश अंबानी है, बहुत शक्तिशाली, बहुत समृद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि उसके 3 बेटे थे, राजकुमार थे, लेकिन राजकुमार के योग्य नहीं थे। उसको ये विश्वास नहीं आता था कि मेरे जाने के बाद ये लोग, इनमें से कोई भी इस राज्य को ढंग से चला सकता है या संभाल सकता है। मतलब समझो ऐसे ही जैसे मुकेश अंबानी जी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, और अगर वो इस योग्य नहीं है, मान लो कि वो मुकेश अंबानी जी के बाद वो बड़ा बिजनेस संभाल सकें, तो सोचो उनकी चिंता क्या होगी। वही चिंता उस राजा की थी। ना उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी, ना लोगों को सही से पहचानने की क्षमता थी, ना सत्ता और संबंधों को कैसे ढंग से समझा जाए इसकी समझ थी। अब राजा के लिए डायलेमा था। ही केम अप विद ए सॉल्यूशन। ही फाउंड आउट कि केवल शास्त्र पढ़कर शासन नहीं चलता, कि आप खाली एमबीए करके आ जाओ किसी दुनिया के बड़े कॉलेज से तो उससे बात नहीं बनेगी। जीवन की प्रैक्टिकल बुद्धि चाहिए। उसको पता चला एक अपने राज्य में एक बहुत ही योग्य शिक्षक जिनका नाम था विष्णु शर्मा, ब्राह्मण थे। उसने, बहुत ही विद्वान आदमी थे, उसने उनको बुलाया और उनको बोला कि ये मेरी समस्या है और क्या आपके पास इसका कोई, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोई सॉल्यूशन है कि जो मेरे पुत्रों को ऐसा ज्ञान दे सके जिससे कि आने वाले समय में वो राज्य को सही से संभाल सके। विष्णु शर्मा ने उत्तर दिया कि मैं इन्हें शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, यानी जो यूजुअल आज का एजुकेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू नहीं ले जाऊंगा। मैं इन्हें जो भी बताऊंगा वो कुछ कहानियों के थ्रू बताऊंगा और उन कहानियों के माध्यम से मैं इनकी जो क्षमता है, बुद्धि है, उसको जागृत कर दूंगा। और यहीं से जन्म हुआ पंचतंत्र का। अब जैसे पंचतंत्र का मतलब अगर समझना हो तो इसका मतलब ये होता है कि 5 तांत्रा यानी 5 सेक्शंस में बटी हुई कहानियां हैं। इसका पहला अध्याय है या पहला सेक्शन है, पहला तंत्र है, टाइटल है, वो है मित्र भेदा। मतलब ये हो गया, मित्र तो सब जानते हैं कि दोस्त को बोलते हैं, और भेदा का मतलब टूटना भी होता है और भेद कर पाना भी होता है, यानी आप डिफरेंशिएट कर सको कि कौन सा व्यक्ति आपका दोस्त है और कौन सा व्यक्ति दोस्त की शेप में आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। या मित्र भेदा में ऐसे कहने को 22 कहानियां हैं और कुछ ऐसे वर्जन भी है जिसमें 34 कहानियां हैं। लेकिन मैंने ऐसे चुन ली कि जो मेजोरिटी ऑफ मैसेजेस को कवर करते हैं या तब कहानी में और आज में कैसे रिलेट करते हैं। तो जो सबसे पहले कहानी इसके अंदर मैंने चुनी, एक नीले सियार की, ब्लू जैकाल की। ये कहानी सबने सुनी होगी कि एक सियार भटकता हुआ भूख के मारे जंगल से निकल के एक आसपास के गांव में आ गया। वहां पे ढूंढते ढूंढते वो एक घर में पहुंचा, जो एक रंगरेज के घर में पहुंचा। ये जो कपड़े रंगते हैं ना, इसके घर में पहुंच गया। अब वहां वो खाना ढूंढ रहा था और वहां पे एक ड्रम पड़ा था जिसमें नीला रंग था, और वो खाना ढूंढने के चक्कर में उस ड्रम के अंदर गिर गया। और जब बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था, ऑब्वियस है। अब उसको तो पता नहीं है, कोई मिरर है नहीं। उसी शरीर के साथ, उसी नीले रंग के साथ जब वो जंगल में लौटा तो नेचुरली कोई जानवर उसको पहचान नहीं पाया, बल्कि उस ऐसी चीज उन्होंने कभी अपने जीवन में देखी नहीं थी। और अननोन चीज जिसने देखी वो सब लोग डर गए, इंक्लूडिंग द लायन। सब लोग डर गए। अब जब सियार को ये समझ में आ गया कि ये सब लोग डर गए, तो चालाक तो वो था, तो उसने कहा कि मुझे खुद देवताओं ने भेजा है और मैं तुम्हारा नया राजा हूं। अब डर के कारण किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। शेर, बाघ, भेड़िए सब उसके सामने झुक गए और उसने कई दिन मजे से, आराम से राज करता रहा वो। और फिर एक रात हुआ क्या कि बारिश आने का मौसम था
और उसके साथी सियार जो थे वो उस खुशी के अंदर अपनी सियार वाली आवाजें निकालने लगे, हूं करके। अब इससे भी रुका नहीं गया, था तो बेसिकली सियार ही ना, और इसने भी आवाज निकाली और उसके फौरन बाद बारिश हो गई और इसका नीला रंग निकल गया और सारे जानवरों ने इसको पहचान लिया। उसकी असली प्रकृति जो थी वो जाग गई थी और वो हू हू करने लगा। उससे उसकी सच्चाई भी सामने आ गई और जानवरों ने उसे मिलके मार डाला। नाउ लेट अस सी कि इसमें संदेश क्या था। इसमें संदेश ये था कि अज्ञात चीज डर पैदा करती है उस जमाने में, कि जो चीज अननोन है वो डर पैदा करती है और डर के कारण लोग अथॉरिटी को स्वीकार कर लेते हैं। तो आज का जो ब्लू जैकाल है वो डिजिटल हो गया है। आजकल ये बहुत कॉमन एक स्कैम चल रहा है ना, कि फोन आता है, जो व्यक्ति उसमें नजर आ रहा होता है वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेता है, बोलता है मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, वो कपड़े पहन के वैसे बैठा होता है, अथॉरिटी की टोन होती है, अर्जेंसी होती है, फियर होती है और विक्टिम पैनिक कर जाता है। सेम स्टोरी है, कोई फर्क नहीं है, जैसा तब था वैसा आज है। जो उसका वेरिफिकेशन नहीं करता और लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है, वो उसको वेरीफाई नहीं करता, वो व्यक्ति उसी तरह जैसे सियार ने रूल किया था वैसे ही उसके कंट्रोल में आ जाता है और अपनी सेविंग्स खुद ट्रांसफर कर देता है कोई फर्क उस स्टोरी में और आज के फर्क के अंदर? कोई फर्क नहीं है। दूसरी स्टोरी है ब्राह्मण एंड 3 क्रूक्स। ये कहानी ये है कि एक बार एक ब्राह्मण, किसी ने उसको भेंट स्वरूप एक बकरी दे दी और वो बकरी अपने कंधे पे लेके चले जा रहा था। तो 3 ठग थे जिन्होंने उसको देखा और उन्होंने एक स्कीम बनाई और पहला ठग बोला कि ये कुत्ता क्यों उठाया हुआ है आपने? अब ब्राह्मण हंसा और उसने बोला कि भाई तुझे कुत्ता दिख रहा है, ये बकरी है। थोड़ा और आगे चला बाजार में तो एक और व्यक्ति मिल गया, उसी का साथी था जो, और उसने बोला कि भैया ये बछड़ी कहां से लेके जा रहे हो आप? गाय का बछड़ा। तो इसने कहा भाई बछड़ा नहीं है, ये बकरी है। लेकिन अब ब्राह्मण को थोड़ा डाउट हुआ, उसने कहा यार ये क्या चक्कर है? थोड़ा और आगे चला तो एक तीसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा भाई साहब ये गधे के बच्चे को क्यों अपने कंधे पे लाद रखा? अब ब्राह्मण हिल गया। 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही और उसे लगा सच में शायद कोई माया जाल तो नहीं है, और उसने बकरी छोड़ दी और भाग गया वहां से। और तीनों ठग आए, खुशी खुशी उसे लेके चले गए। बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज ये है कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो सच बन जाता। मीडिया क्या यही नहीं करती? मीडिया को छोड़ो, क्या जो पॉलिटिकल नेता हैं वो अपने अपने तरीके के झूठ को बार बार रिपीट नहीं करते रहते? आप जो भी कहो, और उनको अपना एजेंडा जो है वो प्रमोट नहीं करते रहते और धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना चालू कर देते हैं। या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट बिजनेसेस को देखो कि बिजनेसेस जो हैं वो अपने ब्रांड को बनाने के लिए क्या सेम चीज को रिपीट नहीं करते रहते, और उनके अपोजिट लोग झूठ बोल के उसी चीज को गिराने की कोशिश नहीं करते रहते? ट्रेंड है या सोशल मीडिया ने आपके जीवन को जैसे कंट्रोल कर रखा है, क्या वो आपके सोचने समझने की शक्ति को बार बार झूठ बोल के खत्म नहीं कर देता? और एक ही बात दोहरा दरा के कॉन्फिडेंस नहीं लाता? तो असली लेसन क्या है जो तब भी था और आज भी है? रिपीटिशन ट्रुथ नहीं बनाता। बुद्धि दी गई है आपको, बैठो, सोचो, एविडेंस खोजो और उसका सामने वाले का उसमें इंसेंटिव समझो कि व्हाई ही इज डूइंग दैट। तब भी था और आज भी है। तीसरी कहानी जो इसमें है वो एक कैमल की है, ऊंट जो अपने फ्लॉक से, अपने ग्रुप से बिछड़ गया और बिछड़ के भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गया। अब जब जंगल में पहुंचा तो वहां का जो राजा था शेर, उसने भटकते हुए ऊंट को अब कहा कि ऐसा है कि तुम हमारे यहाँ पे आ गए,
तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बेफिक्र होके आप मेरी शरण में हो, आप यहाँ रहो और अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समय गुजरता गया। कुछ समय बाद किसी वजह से शेर घायल हो गया और वो शिकार नहीं कर पा रहा था। तो नेचुरली जो उसके साथ जुड़े हुए लोग थे कि जो वो शिकार करता था, अपना हिस्सा खाने के बाद उसके जो राज्य के हिस्सेदार थे, सियार था, गीदड़ था, जो भी लोग थे, उन सबको उससे ही खाना मिलता था। अब खाना मिलना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो ऊंट है ये तो किसी काम का नहीं है, तो क्यों ना हम इसको मार के खा जाएं। तो शेर ने बोला कि नो, मैंने इसको वचन दिया हुआ है कि मैं इसकी जान की रक्षा करूंगा। तो अब उन्होंने एक स्कीम रची और एक एक करके जो बाकी राज्य के जानवर थे वो राजा के पास गए एंड दे ऑफर्ड देमसेल्फ एज फूड। तो राजा मना करता गया, एक एक करके सब मना होते चले गए। अब जब ऊंट ने सोचा कि सब ऑफर कर रहे हैं तो मैं भी जाके ऑफर करता हूं, तो जैसे ही उसने अपनी जान ऑफर की तो सारे जानवरों ने तुरंत उसके ऊपर अटैक करके और उसको मार के खा गए और राजा कुछ नहीं बोला। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो इमिग्रेशन की जो दिक्कतें जो आती हैं कि अलग अलग कंट्रीज जब किसी बाहर आने वाले को अपने अंदर ले लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो होता क्या है? होता यह है कि वो रिसोर्सेज के ऊपर आपके भारी पड़ जाता है और धीरे धीरे आपके रिसोर्सेज ज्यादा लोगों में बंटने लगते हैं। तो नेचुरली जो डिसेंट है, जो पुराने रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक डिसेंट पैदा हो जाता है कि ये रिसोर्सेज हमारे हिस्से के खा रहा है, तो इसको क्यों ना मार दिया जाए या निकाल दिया जाए। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो या परिवार का हिस्सा हो, सोसाइटी का हिस्सा हो, देश का हिस्सा हो, तो अगर आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करोगे रिसोर्सेज के अंदर तो आप टिके रहोगे। और अगर आप खाली कंज्यूमर हो और आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका भविष्य कहीं ना कहीं जाके संकट में आने वाला है। फाइनल इंसाइट क्या है? फाइनल इंसाइट ये है, कहानियों में पूरा मित्र भेद समझाया गया है। जैसे फियर जो है वो अथॉरिटी बना देता है, जो पहली कहानी में था, सियार वाली कहानी में। नैरेटिव परसेप्शन बदल देते हैं, यानी जो चीज बार बार झूठ के तौर पे कही जाए वो परसेप्शन को बदल देती है। पावर डायनामिक्स कमजोर को कुचल देता है। जैसे ऊंट को मार दिया गया, अब उस समय जंगल था और आज कॉर्पोरेट जंगल है। उस समय सियार था, आज डिजिटल स्कैमर है। उस समय अफवाहें थी, आज सोशल मीडिया और उसका एल्गोरिथम है। मानव का मन बदला नहीं है, समय बदल गया, लेकिन आदमी तब भी वही था, आदमी आज भी यही है, चाहे जितनी मर्जी तरक्की हो जाए। क्योंकि विजडम जो होता है ना, वो टाइमलेस है। पंचतंत्र पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है। विद दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट तंत्र। क्वेश्चन पूछना है, आपकी लाइफ में कितने लोग हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या व्हाट्सएप पर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, लिंक्डइन पर कनेक्शन है, और दूसरी तरफ ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप सच्चा दोस्त मानते हो, जिन पे आंख बंद करके भरोसा करते हो। यानी आज अगर कोई आपके ऊपर मुसीबत आ जाए तो एक्चुअली कितने लोग आएंगे आपके साथ खड़े होने के लिए? जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं या व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट लिस्ट पे हैं या लिंक्डइन के कनेक्शन पे हैं या आपके जो सच्चे दोस्त हैं, बस यही फर्क है कॉन्टेक्ट्स में और सच्चे दोस्तों में, फॉलोअर्स में और सच्चे दोस्तों में, नेटवर्क में, जिसको आजकल बोलते हैं ना कि नेटवर्क किया हुआ है, और अलायंस में। पंचतंत्र का दूसरा अध्याय और इसका नाम है मित्र लाभा। मित्र लाभ, मित्र होने का लाभ क्या होते हैं? विष्णु शर्मा ने पहले सेक्शन में यह बताया कि मित्र भेदा सिखाया, यानी वार्निंग दी कि किस पे ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन वार्निंग काफी नहीं होती। अगर सिर्फ यही सिखाया होता कि किसी पे ट्रस्ट मत करो,
तो राजकुमार आइसोलेटेड हो जाते, पैरानॉइड हो जाते। इसलिए दूसरा लेसन था, ट्रस्ट करना सीखो, लेकिन सही लोगों पर, सही तरीके से। मित्र लाभा का कोर मैसेज जो है वो ये है कि अकेला जो व्यक्ति होता है उसकी कैपेबिलिटीज बहुत सीमित है, बहुत ज्यादा क्या कर सकता है। इसलिए इस जीवन में हमें अलायंस चाहिए, सच्चे दोस्त चाहिए। अगर ये बहुत सारे सच्चे दोस्त हो ना आपके पास, तो असंभव भी संभव बन जाता। इसमें 10 या 12 स्टोरीज हैं टोटल। आउट ऑफ दीज 10 or 12 स्टोरीज, आई हैव पिक्ड अप 3 स्टोरीज which I believe carries the crux of the message, majority of the message. पहली स्टोरी जो है वो है पिजन एंड द नेट। एक बार एक शिकारी था, उसने जंगल में दाने बिखेर दिए, ऊपर से जाल बिछा दिया और फिर छुप गया। आकाश में से कबूतरों का झुंड उड़ रहा था। उसके राजा की नीचे नजर पड़ी और उसने कहा, रुको, इतना खाना पड़ा है, लेकिन इतनी आसानी से सस्पिशियस हो गया। लेकिन बाकी कबूतर वो तो सब भूखे थे। टेम्पटेशन, लालच बहुत बड़ा था। इतना सारा खाना सामने है, सोचने का टाइम नहीं। वो उतर गए, जाल में गिर गए और सब के सब फंस गए। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। राजा, उसकी कामनेस मेंटेन थी, वो घबराया नहीं। उसने कामनेस में डिसीजन लिया। उसने कहा, अब हम एक काम करते हैं, फंस तो हम गई, एक साथ सब जोर लगा के एक ही डायरेक्शन में जाल सहित उड़ जाते हैं। और पूरे झुंड ने एक साथ उड़ान भरी। जाल हवा में उठ गया, शिकारी देखता रह गया और फिर वो अपने एक मित्र चूहे के पास गए और चूहे ने जाल काट दिया और सबके सब आजाद हो गए। उस समय का सच क्या है, पुराने टाइम का? टेम्पटेशन हमेशा आकर्षक दिखता है। ग्रीड सोचने की क्षमता छीन लेता है। लेकिन जो राजा की बात सुनते वो बचते, जो नहीं सुनते वो फंसते। अब ये देखो, ये तब भी सच था, आज भी सच है। सोशल मीडिया पे रोज क्या दिखता रहता? एक टेम्पटेशन होती है ना, जिस पे कहते हैं कि आ जाओ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, रोज 10,000 रुपए कमाओ। हमारे पास एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है। ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, लिमिटेड टाइम के लिए, और सब लोग पैसा कमा रहे हैं। हालांकि साइमल्टेनियसली सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 90 to 95% रिटेल ट्रेड्स पैसा गंवाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं। फिर भी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाने बहुत अच्छे दिखते हैं, जाल दिखता नहीं। यही तो वो कबूतर हैं जिन्होंने राजा की बात नहीं सुनी थी। अब जो लोग सुनते हैं कि किंग पिजन ने क्या किया, शॉर्टकट नहीं देखा, पैनिक नहीं किया, रादर सिस्टम पे ट्रस्ट किया, वो क्या करता है? वो आज के स्मार्ट इन्वेस्टर की अप्रोच लेता है, म्यूचुअल फंड जैसे रास्ते पे जाता है। क्विक रिटर्न का जाल दिखा, रुका, डिसिप्लिन बनाए रखा, सिस्टम ने काम किया। ट्रेडर जो है रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है और उसमें सब कुछ खो बैठता है। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बिल्ड कर रहा है। तो जो आज का स्मार्ट इन्वेस्टर करता है, शॉर्टकट नहीं देखा, टेम्पटेशन को पहचाना और सिस्टम पे ट्रस्ट किया। लेसन क्या है? लेसन ये, टेम्पटेशन आएंगे जीवन में, ग्रीड आएगी, मार्केट में नॉइज हमेशा होगी, लेकिन किंग पिजन की विजडम को याद रखो। जो आसानी से मिलता दिखे वहां जाल होता है, जो डिसिप्लिन से मिलता है वही असली वेल्थ है। लेट अस मूव टू सेकंड स्टोरी। और ये मेरे हिसाब से मित्र लाभा की सबसे पावरफुल स्टोरी है। एक बार एक कौवा अकेला उड़ रहा था और उसने देखा कि एक चूहा जिस पेड़ के आसपास वो रहता है वहां पे एक बिल में रहता, वो भी अकेला।
अकेला भी और कॉशियस भी। अब कौवे ने कहा तू भी अकेला मैं भी अकेला, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। चूहे ने कहा भाई ऐसा है, तू शिकारी है और मैं शिकार हूं, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? कौवे ने कहा इस जंगल में अकेला रहना हम दोनों के लिए खतरनाक है, मिलकर रहने में ज्यादा सेंस है। और धीरे धीरे उनका आपस में बातचीत के बाद धीरे धीरे ट्रस्ट बन गया और वो बहुत गहरे दोस्त बन गए। और उसी उसमें आसपास में एक हिरण घूमता था, वो भी उनके साथ जुड़ गया, वो भी दोस्त बन गया। फिर एक कछुआ आया तो वो भी एक चौथा दोस्त बन गया। अब ध्यान से देखो, चारों की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल अलग अलग है। कौवा ऊंचाई से खतरा देख सकता है, चूहा जाल काट सकता है, हिरण तेज दौड़ सकता है और कछुआ एक सिंबॉलिक है धैर्य और विजडम का। एक दिन मुसीबत तो आती है हर किसी के जीवन में, इनके जीवन में भी आई और हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया। कौवे ने देखा, चूहे को बताया, चूहे ने जाल काटा और हिरण बच गया। लेकिन इस कियोस में कछुआ पकड़ा गया। अब बारी थी बाकी लोगों की, बाकी दोस्तों की। वो उनके समय में आके खड़ा रहा, अब ये उसके समय में खड़े रहेंगे। उसमें हिरण ने क्या किया कि उसने घायल होने का नाटक किया थोड़ी दूर जाके। तो शिकारी ने देखा एक घायल हिरण पड़ा है, बड़ा शिकार, और वो उसकी तरफ भागा। तो इस बीच में चूहे ने कछुए की रस्सी काट दी और चारों बच गए। उस समय का सच क्या है? उस समय का सच ये है कि स्ट्रेंथ सिमिलैरिटी में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री होने में है। आज का रूप, अगर इसको आज के एग्जाम्पल में किसी एक स्टार्टअप वर्ड के पैटर्न के तौर पे देखें तो वहां पे भी यही पैटर्न दिखता है कि अगर एक स्टार्टअप चाहिए, सक्सेसफुल टीम चाहिए, तो उसमें एक आपको विजनरी चाहिए जिसकी सोच बहुत बड़ी है, जो स्ट्रेटेजी अच्छी देख सकता, बना सकता। एक बिल्डर चाहिए जो एक्चुअली उसको बनाता है, एग्जीक्यूटर है। एक सेलर चाहिए जो मार्केट को समझता है कि हाउ इज गोइंग टू सेल दिस आइडिया। एक ऑपरेटर है जो सिस्टम को चलाता है। अगर सब एक जैसे हों, सब विजनरी हों, तो कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा को देखो, जो स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी है, उसमें निखिल कामत जो है वो एक ट्रेडर है और नितिन कामत एक एग्जीक्यूशन को जानने वाला है और एक टेक टीम है जो प्रोडक्ट बनाती है। क्योंकि ना सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ और एक शेयर्ड मिशन। रिजल्ट, इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर। पर्सनल लाइफ में भी यही है। आप अपने करीबी लोगों को देखो, क्या सब एक जैसे हैं? क्या सब सेम फील्ड में हैं? क्या सब सेम सोचते हैं? अगर हां, तो आपका सर्कल एक एको चैम्बर बन रहा है। डाइवर्स अलायंस वह है जहां पे कोई आपको रियलिटी चेक देता है, कोई आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है और कोई आपको बड़ा सोचने पे मजबूर करता है। लेसन यही है, सही दोस्तों में वो नहीं जो आप जैसा है, सही दोस्तों में वो जो वहां काम आए जहां आप वीक हो। तो अब अगली स्टोरी पे चलते हैं, स्पैरो और एलिफेंट की। एक हाथी एक जंगल में चला और रास्ते से गुजर रहा था, तो वहां पे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक स्पैरो अपने बच्चों के साथ रहती थी। वहां पे उसने अंडे भी दिए हुए थे। हाथी चलता हुआ आया और उसने पेड़ से, अपने सूंड से सब पेड़ को हिला दिया। उस गोरैया के अंडे जो थे वो टूट गए। अब गोरैया बेचारी बहुत रोई। वहां पे ही उसका मित्र वुड पैकर भी था। उसने उसको बोला, देख भाई, जो होना है वो तो हो गया,
आंसुओं से अंडे वापस नहीं आएंगे, लेकिन जस्टिस जरूर मिल सकता है अगर हम इसके बारे में सोचे तो। और उनके दो मित्र और थे, मेंढक और मक्खी। तो उन्होंने उन दोनों को भी बुला लिया। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले मक्खी ने क्या किया कि वो जाके हाथी के कान में भनभनाई। हाथी को नींद आने लगी, आंख बंद हुई। स्टेप 2 में क्या किया कि जो वुड पैकर था उसने जाके हाथी की आंखें फोड़ दी, हाथी अंधा हो गया। स्टेप 3 में क्या किया कि एक मेंढक जो है गहरे गड्ढे में जाके टरटराने लगा। अब अंधा हाथी जिस तरफ उसको आवाज आई उस तरफ चल पड़ा और खड्डे में गिर गया और मर गया। उस समय का सच, साइज और स्ट्रेंथ हमेशा नहीं जीतता, स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेशन और पेशेंस जीतती है। आज अगर हम इसको रिलेट करें तो आपने ज़ेप्टो की स्टोरी जरूर सुनी होगी। ज़ेप्टो वही जो 10 मिनट में डिलीवरी देती है। पता 2021 में 19 साल के 2 लड़कों ने स्टार्ट की थी। एक का नाम शायद आदित्य पालीचा है और दूसरे का नाम कैवल्या है, वोरा। और दोनों कोविड पीरियड के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के, पढ़ाई बीच में छोड़ के मुंबई आए। और उनके सामने जो वो सोच रहे थे डिलीवरी, 10 मिनट की डिलीवरी वाला मॉडल बनाना, उनके सामने कॉम्पिटिटर पता है कौन थे? बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट जैसे जायंट्स। और उनके पास था एक इनसाइट। तब तक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं था, जल्दी डिलीवरी देते थे बस। विच वाज कि हम 10 मिनट में डिलीवरी दे सकते हैं अगर हम छोटे डार्क स्टोर्स अपनी विसिनिटी में बना लें। हाइपर लोकल स्ट्रेटजी बोलते हैं, ऑब्सेसिव एग्जीक्यूशन। और कुछ सालों में ही देखो $1 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बन गई। साइज नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन स्ट्रेटजी थी, अलायंस था और एक क्लियर मिशन था। लेसन क्या है इसमें? लेसन ये है कि आपके पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटजी शार्प है और अलायंस स्ट्रांग है तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटर को भी चैलेंज किया जा सकता है। तब भी ट्रुथ था, आज भी ट्रुथ है। अब मित्र लाभा का फाइनल विजडम हम देखते हैं कि जो 3 कहानियां हैं इसमें कॉमन थ्रेड क्या है। कबूतर अकेले नहीं बचे, अलायंस ने बचाया। चूहा अकेले काफी नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री टीम ने जीत दिलाई। जो गोरैया है अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, स्ट्रेटजी और कोऑर्डिनेशन ने एलिफेंट को हराया। मित्र लाभा हमें 3 चीजें सिखाता है। टेम्पटेशन में पॉज करो, रुको, देखो। शॉर्टकट अगर कोई दिख रहा है तो रेड लाइट की तरह है, देख के चलो कि शॉर्टकट आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। किंग पिजन की तरह खड़े होके सोचो, देखो। जो आसानी से मिलता है वो गड़बड़ है। डिसिप्लिन से चलो, सिस्टम पे ट्रस्ट करो। और ऐसे मित्र, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी नेचर, उनके साथ के संबंध और मजबूत करो। स्ट्रेटजी साइज से बड़ी होती है। मित्र भेदा अगर वार्निंग थी तो मित्र लाभा ब्लूप्रिंट है। सच्चे दोस्तों के साथ आप बहुत आगे जा सकते हो। जीवन में सही लोग मिलना लक नहीं है, यह एक स्किल है। आपकी नजर उस तरफ होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए। और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, मास्टर किया जा सकता है। क्योंकि अंत में अकेले चलने वाला थक जाता है, सही लोगों के साथ चलने वाला अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। पंचतंत्र
पुराना है लेकिन आउटडेटेड। करने से पहले एक सवाल है, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ आपके खिलाफ था? चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो मनोस्थिति हो। रिसोर्सेस कम थे, अपोजिशन बड़ा था और लगा कि इस बार नहीं बच पाएंगे। या फिर कोई एक क्राइसिस आया, आते रहते हैं ना क्राइसिस जीवन में, और आपके आसपास के लोगों ने उस क्राइसिस में सबने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। कोई पहले से तैयार था यानी प्रोएक्टिव था, कोई घबरा गया, फ्रीज हो गया, या फिर आपने किसी पे ट्रस्ट किया, उसे अपना सीक्रेट बताया और उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आपको फेमिलियर लगती है तो ये वाला जो हिस्सा पंचतंत्र का है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र भेदा में हमने देखा कि कौन से मित्र हैं जिनको पहचान के नहीं बनाना है। मित्र लाभा में हमने देखा कि कैसे अच्छे मित्र, कॉम्प्लीमेंट्री अलायंसेस कैसे बनती हैं और कैसे हेल्पफुल होती हैं जीवन में। जो ये आज का जो पार्ट है, इसका वैसे जो नाम है वो है का कोलू कियम। यह पंचतंत्र का सबसे पॉलिटिकली टिंज्ड सेक्शन है और कहा जाता है कि ये ना चाणक्य के अर्थशास्त्र से या चाइना की जो बुक आर्ट ऑफ वॉर है उससे काफी मेलजोल वाला है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कौवों और उल्लुओं की कहानी पे। कहानी ये है, एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था और उसमें बहुत सारे कौवे रहते थे, और दूसरी तरफ उल्लुओं की एक अलग कॉलोनी थी जो पास की गुफा में थी। उल्लू बड़े शक्तिशाली और बहुत चालाक थे। कौवों और उल्लुओं के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। अब उल्लुओं ने क्या किया कि उल्लू रात में अटैक करते और कौवे बिखर जाते। तो एक बार कौवों के राजा ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और पूछा कि हम कमजोर हैं, वो पावरफुल हैं, अब हम क्या करें ऐसा कि हम उनका सामना कर पाएं या उनको हरा पाएं। और यहीं से शुरू होती है असली इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग। कौवों के राजा ने एक बहुत ही बोल्ड प्लान बनाया और उसने अपने सबसे जो ट्रस्टेड कौवा था उसको कहा कि तुम जाओ उल्लुओं के पास, घायल होने का नाटक करो और बताओ कि हमारे साथ आपकी बनती नहीं, हमने आपको अपने ग्रुप में से निकाल दिया। उनका विश्वास जीतो और वहां रह के उनकी वीकनेस ढूंढो। कौवा गया, उल्लुओं के राजा के सामने गिरा और बोला, मैं अपने राजा से बहुत नाराज हूं, उसने मुझे बहुत अपमानित किया कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब कुछ उल्लुओं ने कहा इस पे ट्रस्ट मत करो, ये जासूस हो सकता है। लेकिन उल्लुओं के राजा ने सोचा अगर ये सच में नाराज है तो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा, तो उसने कौवे को रहने दिया। अब कौवा धीरे धीरे सब ऑब्जर्व करता रहा कि कितने उल्लू हैं, इनका किला कैसे है, इनका डेली रूटीन क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। रात में तो बहुत अच्छे से दिखता है, दिन में दिखता नहीं। और जब सही समय आया, कौवों ने दिन में उल्लुओं की गुफा पे अटैक किया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब अगली कहानी पे चलते हैं। एक जंगल में हाथियों का एक विशाल झुंड था और इत्तेफाक से उस जंगल में कई साल से बारिश नहीं हुई थी। उस करके सारे तालाब सूख गए थे, सब तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। हाथियों के बच्चे प्यास से मर रहे थे। राजा ने पानी की तलाश की और दूर उसे एक झील मिली, लेकिन उस झील के आसपास एक खरगोशों की बस्ती थी। तो अब हाथी जब भी आते, अपने विशाल पैरों के नीचे बहुत सारे खरगोशों को कुचल जाते। अब खरगोशों का राजा समझ गया
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से तो हम मरेंगे, लेकिन चुपचाप रहे तो भी मरेंगे। तो इंटेलिजेंस से काम लेना होगा। एक छोटे खरगोश को भेजा दूत के रूप में हाथियों के राजा से मिलने। बोला, महाराज, यह है झील जिसके अंदर आप आते हो, यह है दरअसल चंद्रमा की झील है। मैं उनका दूत हूं और चंद्रमा आपसे बहुत क्रोधित है। अब हाथी ने कहा, हमें क्या पता कि चंद्रमा की झील है या नहीं है, और हमें क्या पता वो क्रोधित है। तो उसने कहा, आज रात को आप आए तो मैं आपको चंद्रमा से मिला दूंगा। रात को हाथियों का राजा झील के पास गया। पानी में चांद का रिफ्लेक्शन हिल रहा था नेचुरली। खरगोश बोला, देखिए चांद यहां पे रहता है और चंद्रमा कितने क्रोधित है। अब हाथी डर गया, उसने माफी मांगी और झील छोड़ के चला गया। खरगोश जीत गए, बिना ताकत के, बिना लड़ाई के, सिर्फ बुद्धि से, दिमाग लगा के। यानी बुद्धि बल से ज्यादा शक्तिशाली होती है। कमजोर वो नहीं जिसके पास स्ट्रेंथ कम हो, कमजोर वो है जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं हो। अब इसका आज के रूप में एग्जाम्पल देखते हैं। 2016 में एक बहुत ही छोटी इंडियन एक कंपनी थी, स्टार्टअप थी, नाम था उसका मामा अर्थ। और उसके सामने ताकतवर कितने लोग थे? HUL था, P&G था, निविया थी, तो जॉनसन एंड जॉनसन था, जायंट्स। डायरेक्ट फाइट में उनको हराना इम्पॉसिबल था। लेकिन मामा अर्थ के पास एक नैरेटिव था, उनका अपना बच्चा हुआ तो दे वर लुकिंग आउट फॉर बेबी प्रोडक्ट्स एंड दे फाउंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स हैड केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। तो वो अपने दोस्तों को बोलते थे विदेश से लेके आओ। मामा अर्थ ने यही अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और उसी फियर को एड्रेस किया। वही झील वाला मूव, हम अलग है, हम सेफ हैं। और अब प्रेजेंटली देखो तो वो $1 बिलियन प्लस कंपनी बन चुकी है। पावर हमेशा साइज में नहीं होता, नैरेटिव जो कंट्रोल करे वही असली गेम को कंट्रोल करता। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। दिस स्टोरी इज टेल ऑफ 3 फिशेस। 3 मछलियों की कहानी है। तालाब था जिसके अंदर 3 तरह की 3 मछलियां रहती थी और तीनों मछलियों की जो नेचर थी ना, स्वभाव था, वो एकदम अलग था। जो पहली मछली थी उसको आप ये मानो कि वो दूरदर्शी थी, प्रोएक्टिव थी। एक दिन उसने एक मछुआरे को बात करते सुना कि कल इस तालाब में वो जाल डालेगा। उसने तुरंत डिसाइड किया कि मैं आज रात को ही यहां से कहीं दूर किसी कोने में निकल जाती हूं। और वो नदी के दूसरे कोने के अंदर पहुंच गई, मछुआरे की पहुंच से बहुत दूर। जो दूसरी मछली थी वो प्रोएक्टिव नहीं थी, प्रेजेंट में सोचने वाली थी। जब जाल आया तो उसने तुरंत रिएक्ट किया, यानी जैसी सिचुएशन आई उस सिचुएशन को देख के, समझ के, और उसने उसका हल निकाला। वह मरी हुई मछली की तरह तैरने लगी। मछुआरे ने उसे उठाया, मरी हुई समझकर फेंक दिया और वो भी बच गई। अब तीसरी मछली जो थी उसका स्वभाव ये था, जो होगा सो होगा। ना पहले वो कहीं निकली, ना क्राइसिस में उसने रिएक्ट किया, और क्या हुआ, जाल में फंसी और मारी गई। ये उस समय का सच है। 3 तरह के लोग होते हैं आज के समय में भी। पहले जो खतरा आने से पहले देख लेते हैं, प्रोएक्टिव। दूसरा जो खतरे के हिसाब से जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। और तीसरे जो सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं। अब ये तय है, तब भी आज भी पहले 2 बचते, तीसरा नहीं। अब इसको एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं।
There was a time when Indian economy was closed. It was opened in 1991. लिबरलाइजेशन आया, देश में धीरे धीरे करके मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां आने लगी, कंपटीशन आने लगा. उससे पहले देयर वाज नो कंपटीशन. तो उस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम देखते हैं कि वहां क्या चल रहा था. मारुति तब भी थी. और जब ये लिबरलाइजेशन हुआ तो उन्होंने देख लिया कि आने वाला समय मॉडर्न कार्स का. इंडियन रोड्स बदलेंगी, मिडिल क्लास आगे बढ़ेगा और उन्हें चाहिए होगा अफोर्डेबल और रिलायबल कार. आने वाले कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए उन्होंने पूरे इंडिया में अपने सर्विस सेंटर खोल दिए ताकि अगर कोई आए मुकाबला करे तो उसको उतने सर्विस सेंटर्स हो. और जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, मारुति पहले से तैयार थी, पहली मछली की तरह. और आज भी मारुति बाय बिग मार्जिन इंडिया के अंदर नंबर 1 कार कंपनी है. सिमिलर एग्जांपल था ऑटोमोबाइल में, लेकिन 2 व्हीलर्स में, वो था बजाज. बजाज का चेतक स्कूटर हर मिडिल क्लास घर की शान था. उन्होंने उस सिग्नल को उस समय नहीं देखा, कोई तैयारी नहीं की. उनको लगा स्कूटर बिकता था, बिकता ही रहेगा. उनको यह सिग्नल नहीं दिखा कि यंग इंडिया बदल रहा है और नई जनरेशन क्या चाहती थी. स्पीड, स्टाइल, आइडेंटिटी. हीरो होंडा ने उसको उस वक्त सही से कैप्चर किया. बाइक का जमाना आ रहा था और उन्होंने मार्केट बजाज से खींचनी चालू कर दी. तो बजाज ने क्या किया, दूसरी मछली की तरह देखा और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदले हुए माहौल के हिसाब से अडॉप्ट की. स्कूटर्स को छोड़ा, बाइक्स पे फोकस किया. बजाज ने खुद को री इन्वेंट किया, क्राइसिस में रिएक्ट किया और फिर से एक बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली. तीसरा एग्जांपल हम देंगे इसमें, एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी, अपने जमाने की शान थी. सारे नेता, सारे बड़े उद्योगपति और सब जाने माने लोगों के पास 2 ही कारें थी, या तो प्रीमियर पद्मिनी या एम्बेसडर, यही कारें होती थी. और मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए वो ड्रीम होता था कि किसी तरह कोई एक कार मिल जाए, एम्बेसडर या प्रीमियर पद्मिनी, कोई भी मिल जाए. तो जब लिबरलाइजेशन आया तो इनके बोर्ड रूम में एक ही बात होती थी, इंडियन रोड्स फॉरेन कार के लिए सूटेबल नहीं है, इतने खड्डे हैं यहाँ पे, हमारी कार प्रूवन है, ये जो कंपटीशन आया ये टेम्परेरी है, पिटेगा और चला जाएगा. कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई, बिल्कुल तीसरी मछली की तरह. ना डिजाइन बदला, ना सर्विस नेटवर्क बढ़ा और धीरे धीरे एम्बेसडर की फैक्ट्री बंद हो गई. लेसन क्या है, क्राइसिस प्रिडिक्ट नहीं होता, लेकिन तैयारी क्राइसिस को ध्यान में रख के करना चॉइस है. क्योंकि जब संकट आता है तब इंसान नहीं बदलता, तब तो उसका असली स्वभाव जो होता है ना, वो ही सामने आता. 3 अलग अलग कहानियां हैं, 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन सच एक ही है. यानी पहली कहानी के हिसाब से जब दुश्मन पावरफुल हो, सीधी लड़ाई मत लड़ो, समझो, स्ट्रेटजी बनाओ और दिमाग से जीतो. दूसरी कहानी के हिसाब से जब आप छोटे हो, अपनी कहानी के नैरेटिव को कंट्रोल करो. खरगोश के पास ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक नैरेटिव था और अंत में वही जीत गया. और तीसरी कहानी के हिसाब से जब संकट आए तो 3 रास्ते होते हैं. पहला, पहले से तैयार रहो, यानी प्रोएक्टिव. दूसरा, समय पे बदल जाओ, अडॉप्ट करो सिचुएशन के हिसाब से. और तीसरा, सब कुछ फेट पे छोड़ दो. इसमें पहले 2 ही बचते हैं और तीसरा इतिहास बन जाता है. एम्बेसडर याद है ना? लेकिन का कोलुकियम सबसे बड़ा लेसन यह है कि दुश्मन हमारा हमेशा बाहर नहीं होता, हमारे अपने अंदर भी होता है.
जो आपकी सुस्ती है, जो आपका डिनायल है, और जो अंदर से जो आवाजें आती हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे टाइप, काकोलुकियम सिखाता है आंखें खुली रखो, बुद्धि शार्प रखो, और जब समय आए ताकत से नहीं सोच से खेल बदलो, क्योंकि बुद्धि और बल की लड़ाई में हमेशा बुद्धि की जीत होती है। पंचतंत्र पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं। अब तांत्रा 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक सवाल, क्या आपने मेहनत से, सालों की लगन से कुछ अचीव करके बनाया है और फिर एक गलत डिसीजन में सब खो दिया, या किसी को अपना समझा, सब कुछ किया उसके लिए, और उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया, या एक पल की केयरलेसनेस और सब कुछ बिखर गया, जो कुछ भी बनाया था जीवन में। यही है पंचतंत्र का चौथा अध्याय। नाम है इसका लाब्धा प्राणाशम। इसमें लाब्धा का मतलब है जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ आपको मिला है। प्राणाशम का मतलब है कि उसका नाश हो जाना, जो कमाया उसे कैसे गंवाते हैं, ये इस पे फोकस करता है। इसकी जो पहली कहानी है कि एक जामुन का पेड़ था एक नदी के किनारे, और उस पर एक बंदर रहता था, और उसमें बहुत मीठे जामुन लगते थे, और बंदर की जीवन बड़ी खुशहाल जीवन चल रहा था। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन वो भूखा था, थका हुआ था, तो बंदर ने उसको जामुन दिए। उसने जामुन खाए, बहुत मीठे लगे, वो रोज आने लगा और दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को इस बंदर के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी ने बोला कि जब इतने जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना, कलेजा कितना मीठा होगा, तो मुझे उसका कलेजा चाहिए। अब मगरमच्छ अपनी पत्नी की जिद के सामने हार गया, दोस्ती और घर के बीच में घर जीत गया, और उसने दोस्त को खोना चूज किया। बंदर के पास गया, उसको बोला मोहब्बत से कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, मेरे साथ चलो। अब बंदर को तो तैरना आता नहीं था, तो इसने बोला कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और हम साथ चलते हैं। जब नदी के बीच में था तो तब उसने बंदर को बता दिया कि वो उसको किस लिए ले जा रहा है। अब बंदर ने पैनिक नहीं किया, वो बिल्कुल शांत रहा। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके और बोला कि मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी के काम आ सकूं, लेकिन दिल तो मैं पेड़ पे छोड़ा है, तो चलो वापस चलते हैं, दिल लेके आते हैं और फिर तुम्हारी पत्नी को खिला देते हैं। वो लोग वापस आए, किनारे पे आते ही बंदर उचक के भाग गया और पेड़ पे जाके बैठ गया, और उसने मगरमच्छ को बोला तूने मेरी दोस्ती को धोखा दिया, आज के बाद कभी मत आना। तो इस कहानी में मगरमच्छ की पत्नी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रीड को, और मगरमच्छ जो रिप्रेजेंट करता है वो रॉन्ग चॉइस को, और बंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड इन फ्रंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर हम बहुत कॉमनली देखते हैं यही होता है, इवन कॉर्पोरेट के अंदर भी यही होता है कि सब ठीक चल रहा होता है और फिर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है फाउंडर्स के बीच में या दो दोस्तों के बीच में, एक परिवार के बीच में, और जो आके केकई वाले अंदाज में विस्परिंग करने लगता है कि वो तुझे यूज कर रहा है, तू ज्यादा डिजर्व करता है उससे। और यही तीसरी आवाज मगरमच्छ की पत्नी की जैसी आवाज है, जो सालों की दोस्ती, सालों के रिश्ते, सालों की पार्टनरशिप को तुरंत तोड़ देती है। लेकिन बंदर का विजडम याद रखो, कामनेस सबसे बड़ा वेपन है। बस यही इस कहानी का लेसन है। दूसरी जो कहानी है वो एक किसान और एक सांप की है। हुआ क्या कि एक बार एक किसान अपने खेत में गया
तो वहां उसने एक देखा, एक इंजर्ड सांप पड़ा था, मरने के कगार पे था। अब किसान को उस पर दया आ गई। उसने उसको सांप को उठाया, घर ले आया, उसको दवाई लगाई, उसको खाना दिया, दूध पिलाया, उसकी देखभाल की और सांप धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर एक दिन वही हुआ जो ऐसे सिचुएशन में होता है कि सांप ने किसान को ही काट लिया। अब किसान को बड़ा शौक लगा, तो किसान ने उससे पूछा कि भाई, मैंने तो तेरे लिए इतना भला किया, तूने मुझे ही क्यों काट लिया, मुझे ही क्यों डस लिया? तो सांप ने कहा कि मैं मजबूर हूं, ये मेरा स्वभाव है। उस समय का सच, कुछ लोगों की नेचर, स्वभाव ही होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा करो, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। कंपैशन, काइंडनेस एक वर्च्यू है, लेकिन ब्लाइंड काइंडनेस आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और इसको किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी के साथ जोड़ के देखते हैं। विजय माल्या का एक अपना एम्पायर था, उसने उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस बनाई, जो उस टाइम में इंडिया की सबसे ग्लैमरस एयरलाइंस थी, बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस देती थी, ब्रांड जो हर इंडियन जानता था। और बाद में उसी टाइम में एक और एयरलाइंस थी एयर डक्कन के नाम से, वो उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी। माल्या ने सोचा कि मैं इसे बचा लेता हूं, अपने साथ मर्ज कर लेता हूं और मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। वो उसी घायल सांप की तरह था जिसको उसने गोद में उठाया और एयर डक्कन के डेट को अपने सर पे ले लिया, उसके लॉसेस को एब्जॉर्ब किया, उसकी प्रॉब्लम्स अपनी बना ली, लेकिन वो सांप था। एयर डक्कन का लो कॉस्ट मॉडल और किंगफिशर का प्रीमियम मॉडल दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे। लॉसेस बढ़ते गए, डेट बढ़ता गया, और बाद में किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हुआ, विजय माल्या के एम्पायर का क्या हुआ, ये हम सबको मालूम है। और उस एक डिसीजन ने उसको सबको खत्म कर दिया। किसान ने सांप को पाला, सांप ने काट लिया। सेम कहानी इस पे फिट बैठती है। अब तीसरी कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। एक राजा था जिसके दरबार में एक बहुत ही प्रतिभाशाली मंत्री था, बहुत ही विद्वान, बहुत ही चतुर, राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार। सालों की मेहनत से उसने स्थान पाया था। एक दिन दरबार में किसी बात पे कोई डिबेट हो रही थी। मंत्री ने अपनी राय दी, लेकिन उसी मोमेंट में उसने एक ऐसी बात कह दी जो राजा की निजी कमजोरी को पूरे दरबार के सामने एक्सपोज कर गई। अब राजा का चेहरा बदल गया। एक पल की केयरलेसनेस से राजा और मंत्री के बीच में रिश्ता एकदम से टूट गया। एक गलत सेंटेंस, गलत टाइमिंग, सालों की लॉयल्टी एक झटके में खत्म। और उसने अपने मंत्री को दरबार से निकाल दिया और जेल में डाल दिया। एक गलत सेंटेंस सब कुछ खत्म कर सकता है। आज के एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दिमाग में आता है बियर बाइसेप वाला रणबीर इलाहाबादिया। 10 साल कहां से शुरुआत की थी उसने, और कहां से शुरू करके इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बन गया। इवन पीएम मोदी ने उसको इंटरव्यू दिया, नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला, 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, करोड़ों का ब्रांड। और फिर समय रैना के शो पर एक मोमेंट आया, एक क्वेश्चन पूछा गया और एक मुंह से उसके गलत सेंटेंस निकल गया, और फिर सबको पता है कि क्या हुआ। और उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे राजा के मंत्री की थी। एक पल, एक सेंटेंस, एक दशक की मेहनत धूल में। लेसन क्या है? मंत्री जैसी स्थिति आने में एक पल लगेगा जहां पहुंचने में सालों लगे थे। अब लाब्धा प्राणाशम का फाइनल विजडम क्या है? 3 कहानियां हैं।
3 अलग तरीके से गेन हुए जो खोने वाली स्थिति में पहुंच गए। बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी में बाहरी बिट्रेयल आया, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड ने उसे बचाया। क्राइसिस में काम रहो, स्मार्ट मूव करो। और किसान और सांप की कहानी में खुद ही जाके दुश्मन को अपने घर में ले आए, यानी ब्लाइंड कंपैशन, काइंडनेस डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकता है। नेचर देखो, पैटर्न देखो, फिर ट्रस्ट करो। और वो मंत्री और बियर बाइसेप वाली स्टोरी में एक पल की केयरलेसनेस, सालों की मेहनत खत्म। होश रखो हर मोमेंट में कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी दुश्मन होता है आपका अपना पैनिक, जो क्राइसिस में सोचने नहीं देता, आपकी अपनी ब्लाइंड काइंडनेस या कंपैशन जो गलत लोगों को पावर देती है, आपकी अपनी जुबान जो गलत वक्त पर बोल देती है। जो मिला है उसे संभालना आपकी खुद की जिम्मेवारी है। पंचतंत्र पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है। अब तांत्रा 5 की तरफ चलते हैं। शुरुआत में एक सवाल, क्या आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो बिल्कुल बिना सोचे ले लिया, इन ए वे सिर्फ रिएक्शन में या स्पर ऑफ मूवमेंट में? और अक्सर इसका रिजल्ट क्या होता है? आपने सब कुछ अपने हाथों से उस रिएक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अक्सर बाद में ऐसा हो जाने के बाद हम रिपेंट करते हैं, बट एज दे से अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय या अवसर निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। क्या ये फैमिलियर लगता है आपको? तो आज पंचतंत्र का जो आखिरी और सबसे शार्प अध्याय है वो इसी बारे में है। नाम है इसका अपरीक्षित करा का। अपरिचिता का मतलब क्या होता है? यानी बिना जांचे किया गया रिएक्शन। और काराका का मतलब क्या होता है? करने वाला, यानी बिना जांचे की गई रिएक्शन करने वाला जो भुगतान करता है, ये उस बारे में है। और यही इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि बाकी सब गलतियां बाहर से होती हैं, परिस्थितियों की वजह से, व्यक्तियों की वजह से। ये जो गलती है ना रिएक्शन वाली, ये अंदर से होती है। तो चलो पहली स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। जो स्टोरी है एक ब्राह्मण और एक नेवले की। एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी और घर में एक नवजात शिशु था, छोटा बच्चा। और उनके पास था एक पालतू नेवला जो कि बहुत वफादार था, घर का रखवाला था। एक दिन ब्राह्मण बाहर गया हुआ था काम से, और समहाउ पत्नी को भी काम से जाना पड़ गया। जाने से पहले उसने नेवले को देखा और बोला कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और वह चली गई। अब इंसिडेंटली उस घर के अंदर एक खतरनाक सांप आ गया। नेवले ने उसे देखा, वो बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। नेवले ने उससे लड़ाई की, सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। अब नेवला नेचुरली बड़ा प्राउड था और दरवाजे पे खड़ा था। द मोमेंट पत्नी वापस आई तो उसने आते ही सबसे पहले जो देखा, उसने नेवले के मुंह पर खून देखा, और सबसे पहले इंस्टेंट में उसका दिल बैठ गया और उसके मन में सीधा ये ख्याल आया कि इसने मेरे बच्चे को हार्म कर दिया, नुकसान कर दिया। पास में एक पानी का घड़ा पड़ा था, उसने लिया और नेवले को मार डाला। अंदर गई, भाग के देखा तो बच्चा तो सुरक्षित था, सो रहा था चुपचाप, और पास में एक सांप मरा हुआ था। जब उसको सच का रियलाइजेशन हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी इसी बारे में है कि रिएक्ट करने से पहले आपको विचार करना है, सोचना है। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को। अगर इसको हम आज से कंपैरिजन के अंदर देखें
तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी एक ताजा क्रैश आया था 2020 में, कोविड के टाइम पे, जब लॉकडाउन लगा था। सेंसेक्स उस वक्त 38,000 पे था, कुछ ही दिनों में घट के 25,000 पे आ गया। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, सब खत्म, मार्केट दोबारा नहीं उठेगा, अपना पैसा बचाओ। अब इन्वेस्टर्स में पैनिक आ गया और इन्वेस्टर्स ने पैनिक में सिप बंद कर दी, स्टॉक बेच दिए, म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर लिए और उन्होंने इन ए वे अपने नेवले को मार दिया। जो लोग रुके, जो पैनिक में नहीं आए, जिन्होंने पेशेंस दिखाई, वेरीफाई किया और सोचा कि मार्केट परमानेंटली थोड़ी खत्म हो गया है, ये तो टेम्परेरी है, वे रुके। कुछ ने बल्कि और इन्वेस्ट किया और उसी साल दिसंबर 2020 तक सेंसेक्स वापस 47,000 पर आ था। जिन्होंने पैनिक में बेचा, उन्होंने अपने नेवले को मार दिया और जिन्होंने रोका, उनका पोर्टफोलियो दुगना हो गया। अब लेसन क्या है इसमें? रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, एक पल रुको। हर सिचुएशन जो क्राइसिस लगती है या दिखती है, वो कभी कभी दरअसल अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि पैनिक में हमेशा साफ दिखना बंद हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी पे मूव करते हैं। ये स्टोरी जो है, ये 4 ब्राह्मण के पुत्रों के बारे में है। चारों ने वर्षों तक पढ़ाई की, शास्त्रों का ज्ञान सबको बिल्कुल भयंकर था, डिग्रीज भी मिली, सर्टिफिकेट्स भी थे। और एक दिन वो चारों जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। अब पहले ने कहा, मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूं, और उसने तुरंत उनको जोड़ दिया। अब दूसरे ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इस पे इसकी चमड़ी और मांस चढ़ा सकता हूं, और उसने उसको चढ़ा दिया। तीसरे ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इसमें प्राण डाल सकता हूं, इसको जिंदा कर सकता हूं। अब चौथा जो प्रैक्टिकल था बोला, भाइयों रुको, ये शेर है, जीवित होने पर हमें खा जाएगा। मगर हुआ क्या, तीनों इतने ईगो में थे, तीनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें ज्ञान नहीं है, हम शास्त्रज्ञ हैं। चौथा पास के पेड़ पे चढ़ गया, तीसरे ने प्राण डाले, शेर जिंदा हुआ और तीनों को खा गया। अब देखो, बुकिश नॉलेज इज नॉट विजडम। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी ताजे तौर के ऊपर आपने एक स्टार्टअप की कहानी सुनी होगी जिसका नाम था व्हाइट हेड जूनियर। 2018 में एक व्यक्ति थे, करण बजाज, जिन्होंने व्हाइट हेड जूनियर लॉन्च की। उनका प्रॉमिस क्या था? उनका प्रॉमिस ये था कि बच्चों को कोडिंग सिखाओ। 6 साल के बच्चे भी ऐप बना सकते हैं, और एआई से तो ये बिल्कुल और ज्यादा संभव है। इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो गए। उस वैल्यूएशन पे इतनी बढ़ गई कि 2020 में ये कंपनी व्हाइट हेड जूनियर 300 मिलियन की वैल्यूएशन पे किसी ने एक्वायर भी कर ली, बड़ी कंपनी ने एक। अब इनकी टीम क्वालिफाइड थी, फंडिंग भी थी, मार्केटिंग एग्रेसिव थी। लेकिन क्या किसी ने पेरेंट्स से पूछा कि क्या आप 6 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाना चाहते हो? क्या किसी ने टीचर्स से पूछा? क्या किसी ने कोई डाटा देखा? क्या बच्चे एक्चुअली कुछ सीख रहे थे? नहीं, सब चीजों का आंसर नहीं। और इनकी एड्स पता है कैसी आती थी? यू रिमेंबर, एक वोल्फ गुप्ता की एड आती थी कि 13 साल का बच्चा जिसको 100,000 की सैलरी मिल गई। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ने जब इसको चेक किया तो पाया कि ये मिसलीडिंग एड थी। पेरेंट्स ने कंप्लेंट की और प्रोडक्ट की रियलिटी सामने आई, और वो जो 300 मिलियन की एक्विजिशन थी, कुछ ही सालों में लगभग वर्थलेस हो गई। जैसे ब्राह्मण के पुत्रों ने शेर बनाया,
जिसकी जरूरत नहीं थी। व्हाइट हैट जूनियर की टीम कॉम्पिटेंट थी, क्वालिफाइड थी, पर दे सिंपली रिएक्टेड टू एन आइडिया एंड बिल्ड एन ऐप विदाउट रियलाइजिंग कि क्रेडेंशियल काफी नहीं है। बिल्ड करने से पहले कस्टमर से तो पूछो, मार्केट को समझो, रियलिटी चेक करो। नॉलेज शेर बना सकती है, लेकिन विजडम इस चीज में है कि उस शेर को प्राण देने या नहीं देने, जब तक उसकी जरूरत ना हो। अब हम इसकी फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो एक ऐसे पक्षी के बारे में है। एक ऐसा अद्भुत पक्षी था, उसका एक शरीर था और 2 सर थे। अब इशू क्या था? दोनों सर अलग अलग सोचते थे, अलग अलग बोलते थे। एक दिन एक सर को एक मीठा फल मिल गया और वो उसे खाने लगा। दूसरे सर ने उसको देखा, उसको जेलसी हुई, उसने बोला कि मुझे भी ये फल चाहिए। पहले ने उसको कहा कि अरे बाबा, हम हैं तो एक ही ना, जो मैं खाता हूं वो दोनों के पेट में ही जाता है ना। अब दूसरे को ये बात अखर गई, जेलसी में फिर वापस बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उसने उस जेलसी में एक जहरीला फल खा लिया। तुझे मीठा मिला और मुझे जो आज मिला मैं वो खाऊंगा। अब लेकिन हुआ क्या? जहर दोनों के शरीर में गया और दोनों मर गए। अब हाउ डज दिस काइंड ऑफ ए स्टोरी फिट्स इनटू टुडेज सिनेरियो? बाइजू की कहानी है ये। बाइजू को तो जानते हो ना। बाइजू जो था वो खुद एक टीचर था, और इतना भयंकर और इतना इंप्रेसिव टीचर था कि उसकी क्लास अटेंड करने के लिए स्टेडियम भर जाते थे। जिसने स्टूडेंट्स को मैथ्स जो है ना मैजिक की तरह पढ़ाया। और उसने 2015 में एक ऐप लॉन्च की, और अगले 7 साल 2022 तक बाइजू की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप। मेसी जो था उसका ब्रांड एम्बेसडर था। फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया, क्रिकेट को स्पॉन्सर किया, लेकिन अंदर से फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में दरार थी, गवर्नेंस इशू थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इन्वेस्टर्स ने फाउंडर को हटाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फाउंडर्स ने मीटिंग को इनवैलिड बताया, यानी दोनों में झगड़ा हो गया। इन्वेस्टर्स कोर्ट में चले गए। फाउंडर ने काउंटर सूट किया। 2 सिर एक ही शरीर, लड़ते रहे। और अक्टूबर 2024 में बाइजू ने खुद कहा कि उसकी कंपनी की वर्थ 0 हो गई। $22 बिलियन से 0। पक्षी अद्भुत था। दोनों सिरों ने आपस में लड़ाई की और एक सर ने जहर खा लिया और मर पक्षी गया। लेसन: ईगो की लड़ाई में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इरेशनल एक्शन रिएक्शन होती है, कोई नहीं जीतता, रादर सब हार जाते हैं। जैसे अभी ईरान और यूएस की लड़ाई जो चल रही है, इसमें जीतेगा कोई नहीं, सब हार रहे हैं और सब हारेंगे। तो इन्हें नटशेल 3 कहानियां थी, 3 गलतियां थी, लेकिन एक ही रूट कॉज था। बिना सोचे किया गया एक्शन डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। और यही है पंचतंत्र का सबसे बड़ा और आखिरी सबक। 5 तंत्र, 5 वार्निंग, 5 ब्लूप्रिंट्स। मित्र भेदा क्या था? रिश्ते संभालो। मित्र लाभा क्या था? सही अलायंस बनाओ। काकोलुकियम क्या था? दुश्मन को समझो, और जहां पे बल ज्यादा है उसको बुद्धि से हराओ। लाभदा प्रशासम क्या था? जो भी पा लिया है कम से कम उसको संभाल लो। और ये आखिरी अपरीक्षित कराक्रम क्या है? पहले सोचो
करो बाद में, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को यही सिखाया था। शास्त्र नहीं, डिग्रीज नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं थे, ये लाइफ इंटेलिजेंस थी, लोक व्यवहार था। सोचने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन बिना सोचे किया गया डिसीजन सालों साल नुकसान दे सकता है। और 2500 साल बाद यही इंटेलिजेंस आज भी उतनी ही जरूरी है। एआई के वर्ड में तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है, टूल्स बदले हैं, लेकिन व्यक्ति का मन नहीं बदला। और इसीलिए एक बार फिर से बोलूंगा, पंचतंत्र पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है। जब मैंने पूरा पंचतंत्र पढ़ा तो एक सवाल मन में आया कि ये पांचों तंत्रास जो है ना, ये काम तभी करते हैं जब बुद्धि साफ हो, जब मन स्थिर हो, कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, जब रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स आए। मन की स्टेबिलिटी, बुद्धि की क्लैरिटी और उस इनर साइलेंस से ही सही डिसीजंस निकलते हैं। लेकिन जब मन अशांत हो, जब थॉट्स बहुत तेज दौड़ रहे हो, जब फियर, ईगो, पैनिक हावी हो, तो फिर ये तंत्रास याद नहीं रहते, सब कुछ उसी पल भूल जाते हैं। हालांकि सच यह है कि उसी वक्त मन की शांत होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अपनी किताब सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड में मैंने एक खरगोश और कछुए की कहानी को एक अलग एंगल से देखा होगा। खरगोश और कछुए की कहानी सबको पता है। हम सब जानते हैं कि खरगोश तेज था, कछुआ धीमा था, लेकिन कौन जीता? जीता कछुआ। क्यों? क्योंकि कछुआ एक स्टेबल माइंड का सिंबल है। स्लो स्टेबल थॉट्स, शांत मन, वह रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। क्राइसिस में भी काम रहता है। और खरगोश उससे बिल्कुल उलट, वो फास्ट माइंड का सिंबल है। रेस्टलेस, अनसेटल्ड, फास्ट मूविंग थॉट्स, ये सब क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, ईगो में आते हैं, पैनिक करते हैं। विष्णु शर्मा ने कहा था, मैं इन्हें शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इन्हें कहानियां सुनाऊंगा और उन कहानियों से इनकी बुद्धि जागृत कर दूंगा। सिर्फ शांत मन ही बुद्धि एक्टिवेट करता है। और बुद्धि क्या करती है? वो विवेक जगाती है। और विवेक क्या करता है? वो सही डिसीजन देता है। तो मेरे मन में एक थॉट आया, अगर विष्णु शर्मा आज होते, अगर उन्हें सिक्स्थ तांत्रा लिखना होता तो वो क्या लिखते? मेरा मानना है सिक्स्थ तांत्रा होता मन की स्टेबिलिटी, अपने मन को मैनेज करना। जो बहुत तेज भागते हुए थॉट्स हैं उनको स्लो करना, नॉइस को साइलेंस में बदलना, जो शोर मचता है ना भेजे में, उसको शांत करना, रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना। क्योंकि बाहर की दुनिया तो वैसी ही रहेगी और लोग भी वैसे ही रहेंगे, चैलेंजेस भी वैसे ही रहेंगे। एआई आ ही चुका है, कंपटीशन आएगा, बिट्रेयल भी आएंगे, क्राइसिस भी आएंगे, लेकिन अगर मन स्थिर है तो पंचतंत्रा के पांचों तंत्रास ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यही है इस पूरी जर्नी का असली कंक्लूजन। 5 तंत्रास बाहर की दुनिया को नेविगेट करने के लिए और छठा तंत्र अंदर की दुनिया को मैनेज करने के लिए। और जब दोनों साथ हो तब पंचतंत्र पूरा होता है। पंचतंत्र पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है। 2500 साल पहले भी इस सबसे बड़ी सुपर पावर यही था और आज एआई के जमाने में भी यही होने वाला है। अगर आप यहां तक आ गए हो, पूरा सुन लिया है आपने,
तो आई एम एज्यूमिंग कि ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपके इस पे थॉट्स क्या है पूरे इस पे, अपने कमेंट में जरूर लिखें और इसे लोगों के साथ शेयर भी करें। किन लोगों के साथ? जिनकी आप परवाह करते हो। तो मैं इसको क्लोज करूंगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद अपना 80-85 मिनट का कीमती समय देने का।